2026 में आने वाले सभी एग्जामों के लिए ये केंद्रीय बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए इसके की फैक्टर्स ध्यान से सुने। वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट की मुख्य बातें पढ़ेंगे अपन। क्या क्या है इसमें। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। ये निर्मला सीतारमण 9वां केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाली पहली वित्त मंत्री बनी है। इसमें क्या क्या कर्तव्य दिए गए हैं सभी इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट 3 कर्तव्यों से ये प्रेरित है। कितने कर्तव्यों से प्रेरित हैं? 3 कर्तव्यों से प्रेरित है। पहला कर्तव्य क्या है? उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा वैश्विक उथल पुथल के परिदृश्य में लचीलापन लाकर आर्थिक विकास को तेज करना और उसकी गति बनाए रखना। अर्थात उत्पादकता मतलब जैसे किसानों में मतलब उपज की प्रतिस्पर्धा बढ़ाओ, उपज उच्च किस्म के बीजों का उत्पादन करो, वैश्विक उथल पुथल के परिदृश्य में लचीलापन लाकर आर्थिक विकास को तेज किया जाएगा और उसी गति दी जाएगी। दूसरा कर्तव्य क्या है? भारत की समृद्धि के पथ में सशक्त साझेदार बनाने के लिए लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना। तीसरा कर्तव्य इस बजट में लिखा गया है कि सरकार की सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुकूल में यह सुनिश्चित करना कि सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय और क्षेत्र की संसाधन सुविधाओं के अवसरों तक पहुंच उपलब्ध हो। ये 3 कर्तव्य थे। पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है। दूसरा भारत की समृद्धि के पथ में सशक्त साझेदार बनाने के लिए लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और उनकी क्षमताएं बढ़ाना। तीसरा कर्तव्य सरकार की सबका साथ सबका विकास का दृष्टिकोण लागू करना। फिर बजट अनुमान क्या क्या लागू किए गए हैं ये भी ध्यान से पढ़ो। गैर ऋण प्राप्तियां, तो गैर ऋण प्राप्तियां सरकार की वो कितनी रही हैं और कुल व्यय कर्म। गैर ऋण प्राप्तियां रही हैं 36.5 लाख करोड़ रुपए और कुल व्यय कितना रहा है? 53.5 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। और केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां कितनी है? 28.7 लाख करोड़ रुपये का अनुमान है। सकल बाजार जो उधारी कितनी है? 17.2 लाख करोड़ रुपए है। और दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजारी उधारी 11.7 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। किसमें? बजट 2026-27 में। गैर ऋण प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 34 लाख करोड़ रुपए है। मतलब जो संशोधित हुआ वो अनुमान कितना आ जाएगा? 34 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां कितनी है? 26.7 लाख करोड़ रुपए है। कुल व्यय की का संशोधित अनुमान 49.6 लाख करोड़ रुपए है, जिसकी पूंजी व्यय करीब 26.1 लाख करोड़ रुपए है। बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना? 4.3%। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से याद करना। बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना है? 4.3% रहने का अनुमान है। वर्ष 2025-26 के बजट में संशोधित जो राजकोषीय घाटा है वो 2025-26 के बजट अनुमान जीडीपी के 4.4% के ही समान है। जो अभी जो संशोधित जो राजकोषीय घाटा 2025-26 के बजट अनुमान जीडीपी के 4.4% के समान है। पहले जितना था अभी भी उतना ही है। ऋण में जीडीपी अनुपात संशोधित अनुमान 2025-26 में जीडीपी 56.1% की तुलना में बजट अनुमान 2026-27 में जीडीपी का 55.6% रहने का अनुमान है। पहला कर्तव्य इसमें आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना था 6 हस्तक्षेपों का इसमें प्रस्ताव रखा गया है। ये 6 हस्तक्षेपों का प्रभाव आर्थिक विकास को तेज करना और बनाए रखना था 6 हस्तक्षेपों का प्रभाव है। अब विनिर्माण क्षेत्र में क्या क्या है? 7 रणनीतिक फ्रंटियर क्षेत्रों में विनिर्माण किया जाएगा। किस किस क्षेत्र में? बायोफार्मा शक्ति। बायोफार्मा शक्ति में क्या क्या होंगे? ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिए स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर करने की रणनीति की घोषणा करना। भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव। किसी पूछ सकता है बायोफार्मा शक्ति का संबंध है तो ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के जरिए स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने की रणनीति है। इसमें क्या किया जाता है? अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव रखा गया है। 3 नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के निर्माण तथा 7 मौजूदा संस्थानों के उन्नयन के लिए बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क
बनाया जाएगा। 3 तो नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के निर्माण किए जाएंगे और 7 मौजूदा संस्थानों का उन्नयन मतलब उनका नवाचार किया जाएगा। बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क बनाया जाएगा वहाँ पर और 1000 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडिया क्लिनिकल ट्रायल्स स्थलों का नेटवर्क भी बनाया जाएगा। ये बायोफार्मा शक्ति याद रखना है, ये बहुत पूछ सकता है आरपीसी, आरएस में, प्री में, एसआई में, सेकंड ग्रेड में, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। उपकरण और सामग्री बनाने, फुल स्टैक इंडिया आईपी डिजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा। किसमें? बजट 2026-27 के अनुसार ये घटनाएं घटित की जा सकती हैं। उपकरण और सामग्री बनाने, फुल स्टैक इंडिया आईपी डिजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा। अप्रैल 2025 में आरंभ। इलेक्ट्रॉनिक कल पुर्जे विनिर्माण योजना को गति देने के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। इंपॉर्टेंट बातें हैं। खनन, प्रसंस्करण और अनुसंधान विनिर्माण के प्रोत्साहन के लिए समर्पित दुर्बल धातु गलियारों की स्थापना की जाएगी के उद्देश्य से खनिज समृद्ध ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया है। घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए क्लस्टर आधारित बनाओ और चलाओ मॉडल के आधार पर 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित करने की योजना बनाई जाएगी। किसको? घरेलू रसायन उत्पादन बढ़ाने के लिए 3 समर्पित केमिकल पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है। पूंजी समान क्षमता मजबूत किया जाएगा। आगे पढ़ते हैं। डिजिटल रूप से सक्षम ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो के रूप में 2 स्थानों सीपीएसई द्वारा हाईटेक टूल रूप स्थापित किए जाएंगे जो उच्च गुणवत्ता के फल पुर्जों का बड़े पैमाने पर और कम लागत के स्थानीय स्तर पर डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण करेंगे। उच्च मूल्य और प्रौद्योगिकी के लिहाज से उन्नत सीआईई के घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने के लिए निर्माण, संवर्धन और संरचना उपकरण योजना सीआईई शुरू की जाएगी। 5 वर्ष की अवधि में 10,000 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ कंटेनर विनिर्माण योजना लाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, 2 फैक्ट हैं इसमें। वस्त्र क्षेत्र के लिए एकीकृत कार्यक्रम की क्या क्या घोषणाएं की गई है, पढ़ते हैं। रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए जमाने के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना की शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रीय फाइबर योजना किसके लिए? रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए जमाने के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना चलाई जाएगी। मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और साझा परीक्षण तथा प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजी सहायता के साथ आधुनिक पारंपरिक क्लस्टरों के लिए वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना स्थापित की जाएगी। चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। चैलेंज मोड पर मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की मजबूती के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प की मजबूती के लिए क्या शुरू किया जाएगा? महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे देश के बुनकरों, ग्राम उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा। इसके अलावा इसमें वैश्विक बाजार संपर्क, ब्रीडिंग करने में मदद मिलेगी और शैक्षिक कौशल, गुणवत्ता और उत्पादन को समर्थन भी मिलेगा। लेगेसी औद्योगिक समूहों के पुनरुद्धार की योजनाएं क्या हैं? अवसंरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए लागत, स्पर्धा और दक्षता में सुधार के लिए 200 लेगेसी औद्योगिक समूह के पुनरुद्धार की योजना लाने का प्रस्ताव रखा गया है। चैंपियन एसएमई बनाना, सूक्ष्म उद्यमों को समर्थन करना, जिसमें एमएसएमई उद्योगों को चैंपियनों के रूप में विकसित करने में सहायता के लिए त्रिस्तरीय दृष्टिकोण 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ एसएमई ग्रोथ फंड शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। 2,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ वर्ष 2021 में बनाया गया आत्मनिर्भर भारत फंड कब बनाया गया? 2021 को समर्थन जारी रहेगा। विशेष रूप से टायर 2 और टायर 3 शहरों में कॉरपोरेट मित्र कॉरिडोर विकसित करने के लिए आईसीएसआई,
MAI जैसे व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अवसंरचना को ठोस प्रोत्साहन उत्पन्न करवाने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक पूंजी व्यय बढ़ाकर कितना कर दिया है? 12.2 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। ऋणदाताओं को आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। अवसंरचना जोखिम गारंटी फंड क्या है? तो ऋणदाताओं को आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराना है। समर्पित REIT स्थापित करने के जरिए CPSE की महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया तेज करने का प्रस्ताव है। पूर्वी भारत में डानकुनी से परिश्रमी भारत के सूरत को जोड़ने के लिए नए समर्पित माल गलियारे बनाए जाएंगे। जलचर और अंगुल जैसे खनिज समृद्ध और कलिंग नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने के लिए ओडिशा में NW5 से अपेक्षित से शुरुआत के साथ अगले 5 वर्ष में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग चालू किए जाएंगे। अपेक्षित श्रम शक्ति के विकास के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। अब इनलैंड जलमार्गों और तटीय पोत परिवहन की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर कितनी करने की? वर्ष 2047 तक 12% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए तटीय कार्गो प्रमोशन स्कीम आरंभ की जाएगी। सी प्लेन के स्वदेशी निर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। लास्ट माइल तक दूरदराज क्षेत्रों तक संपर्क बढ़ाया जाएगा और पर्यटन को प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। संचालन को समर्थन उपलब्ध कराने के लिए सी प्लेन VGF स्कीम शुरू की जाएगी। संचालन को समर्थन उपलब्ध कराने के लिए सी प्लेन VGF स्कीम शुरू की जाएगी, ध्यान रखना। अब ऊर्जा के लिए क्या क्या किए जाएंगे? दीर्घावधि ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कार्बन कैप्चर उपयोग भंडारण CUS प्रौद्योगिकी के लिए अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित करने की घोषणा की गई है। शहर आर्थिक क्षेत्रों का विकास कैसे किए जाएंगे? तो शहरी आर्थिक क्षेत्रों के लिए 5 वर्षों की अवधि के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पर्यावरण अनुकूल टिकाऊ यात्री प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए मुंबई पुणे हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी के बीच 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। वित्तीय स्थिरता समावेश और उपभोक्ता सुरक्षा के उपाय करते हुए भारत की आर्थिक वृद्धि के अगले चरण के साथ कदम ताल मिलाते बैंकिंग क्षेत्र की व्यापक समीक्षा के उद्देश्य से विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति गठन करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा गया है। भारत की उभरती आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुसार विदेशी निवेश के लिए अधिक समकालीन और उपयोगिता अनुकूल रूपरेखा के लिए विदेश मुद्रा प्रबंधन गैर ऋण लिखित नियमावली की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव रखा गया है। बड़े शहरों द्वारा उच्च मूल्य के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने के प्रोत्साहन के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का सिंगल बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव रखा गया है। दूसरा कर्तव्य क्या है? लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और क्षमताएं उनकी बढ़ाना। विकसित भारत के मुख्य संचालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपायों को स्पष्ट करने हेतु उच्चाधिकार प्राप्त शिक्षा से रोजगार एवं उद्यमी स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव किया जाएगा। यह फैसला भारत को वर्ष 2047 तक 10% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ अग्रणी बनाएगा। विकसित भारत के लिए पेशेवर लोग तैयार करने संबंध स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लिए मौजूदा संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा और निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में नए AHP संस्थानों की स्थापना की जाएगी। अगले 5 वर्ष में 1 लाख AHP मतलब संबंध स्वास्थ्य सेवा पेशेवर जोड़े जाएंगे। वृद्धों की चिकित्सा और संबंध देखभाल सेवाओं को शामिल करते हुए मजबूत देखभाल सेवा परिवेश बनाया जाएगा। अगले कुछ वर्षों में 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। आयुष क्षेत्र में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। परमाणु परिवेश के उच्च मानकों के लिए आयुष फार्मेसी और औषधि प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने तथा अधिक कुशल कार्मिक उपलब्ध कराने, पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जामनगर में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के उन्नयन का प्रस्ताव रखा गया है। तो कहाँ पर खोला जाएगा वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र? तो लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में, याद रखना। पशुपालन क्षेत्र में क्या किया जाता है? सरकार 20,000 से अधिक पशु डॉक्टरों की उपलब्धता करेगी।
निजी क्षेत्र में पशु रोग विशेषज्ञ और पैरा पशु शल्य महाविद्यालय, पशु अस्पताल, नैदानिक प्रयोगशालाओं और प्रजनन सुविधाओं के लिए ऋण संबंधी पूंजी सब्सिडी सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एवीजीसी कंटेनर क्रिएटर लैब CCL स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब है बच्चों से रील्स बनाना सिखाएंगे बच्चों को रील बनाकर उनके क्रिएटिव कंटेंट को तैयार किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास चुनौती मार्ग के माध्यम से 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण करने में राज्यों की सहायता करेगी। VGF पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना भी की जाएगी। पर्यटन क्षेत्र में क्या किए जाएंगे? मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन करते हुए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है। IIM के सहयोग से हाइब्रिड मोड में मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाले 12 सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के जरिए 20 पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों के कौशल उन्नयन के प्रायोगिक योजना शुरू की जाएगी। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले सभी संस्थानों के डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना भी की जाएगी। विरासत और संस्कृति पर्यटन में कहाँ पर विरासतों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें लोथल हैं, धोलावीरा हैं, राखी गढ़ी हैं, अदिचनालूर हैं, सारनाथ हैं, हस्तिनापुर हैं, लेह पैलेस जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने को प्रस्ताव रखा गया है। खेल के क्षेत्र में अगले दशक में खेल कूद के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू किया जाएगा। खेलो इंडिया मिशन शुरुआत किया जाएगा। तीसरा कर्तव्य क्या था सरकार का? तो बजट में तो सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप है और इसके लिए निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में लक्षित प्रयास करने की आवश्यकता है, जिसमें किसानों की आय बढ़ाना मुख्य है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास, पशुपालन, उच्च मूल्य वाली कृषि को प्रोत्साहन दिया जाना है। उच्च मूल्य कृषि, सरकार उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती समर्थन देगी, जैसे तटवर्ती इलाकों में नारियल हैं, चंदन है, कोको हैं, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता प्रदान करेगी, मतलब उसको सब्सिडी दी जाएगी। नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नारियल संवर्धन योजना प्रस्ताव लाया जाएगा। नारियल संवर्धन योजना नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए लाई जाएगी। पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ों में पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे गिरीदार फलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। किसमें? पूर्वोत्तर भारत में। वर्ष 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में बदलने के लिए भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया है। कब तक? वर्ष 2030 तक। भारत विस्तार क्या है? तो भारत विस्तार केंद्रीय बजट के में भारत विस्तार का प्रस्ताव जो बहुभाषीय AI टूल हैं और जिससे AI प्रणाली सहित AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली सहित कृषि संबंधी प्रणालियों के लिए ICAR पैकेज सहित एग्रीस्टेक पोर्टल के रूप में एकीकृत किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए निमहंस 2 की स्थापना की जाएगी। निमहंस 2 की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? उत्तर भारत में। रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नयन किया जाएगा। कहाँ पर? रांची और तेजपुर में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना कहाँ पर? रांची और तेजपुर में की जाएगी। पूर्वोदय राज्यों और उत्तर पूर्व क्षेत्र पर ध्यान विकसित किया जाएगा। दुर्गापुर कहाँ पर है? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में बेहतर संपर्क नोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे के क्षेत्र के विकास में 5 पूर्वोत्तर राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण और 4,000 ई-बसों के प्रावधान का प्रस्ताव रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास के लिए नई योजना लागू की जाएगी। हाल ही में 16वां वित्त आयोग भी लागू किया गया है, जिसके अरविंद पनगड़िया अध्यक्ष हैं। सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2026-27 के लिए राज्यों को कितने रुपए दिए जाएंगे? 1.4 लाख करोड़ रुपए। ये याद ही कर लेना, रटी लेना। भाग 1 तो खत्म हो गया है। अब भाग 2 में क्या क्या है इसके लिए हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।
इस प्रकार देखते रहिए क्लास को। मज़ा आए क्लास देखने में तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। ओके।